हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUT अकेडमी ऑनलाइन, जहां हम करने वाले हैं हमारे बोर्ड्स में 100 लाने की तैयारी। एज वेल एज CUT में हम लोग का टारगेट है 100 परसेंटाइल। सो आज के हम इस इकोनॉमिक सीरीज़ में पढ़ने वाले हैं एम्प्लॉयमेंट चैप्टर के बारे में, यानी कि रोज़गार, जिसकी ज़रूरत सबको होती है। हम आज इतनी मेहनत करते हैं, आज हम अपनी स्टडीज़ में फोकस करते हैं, अपने स्किल्स को डेवलप करने का काम करते हैं। तो ये इन सारी चीज़ों का एक ही पर्पज़ होता है ना, दैट हम लाइफ में कहीं स्टैंड करें, हमें हमारी पसंद की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले, हम जिस फील्ड में ग्रो करना चाहते हैं उसी फील्ड में जाए और अपनी लाइफ को मतलब एक्सप्लोर करें, बहुत सारी न्यू एक्सपीरियंसेस को गेन करें। सो इस एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम लोग जानने वाले हैं और जानेंगे दैट इसमें सुधार लाने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या चीज़ें लाती रहती हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स पे वर्क करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर हम लोग इसका कंटेंट चेक कर ले फटाफट, दैट आज के सीरीज़ में हम लोग क्या क्या इस टॉपिक में कवर अप करने वाले हैं। सो आज के सीरीज़ में हम एम्प्लॉयमेंट चैप्टर में से इन सारे कंटेंट को कवर अप करने वाले हैं। सो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ वर्कर। यानी कि हम लोग वर्कर्स नॉर्मली बोल लेते हैं, बट वर्कर्स भी अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। जैसे हम लोग इसमें जानेंगे वर्क फोर्स एंड लेबर फोर्स। अब काफ़ी बच्चों को सुनने में लगेगा दैट यार काम तो दोनों ही करते हैं ना। हाँ, काम दोनों करते हैं, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, बट दोनों में डिफरेंस होता है। लेबर फोर्स हम उसको बोलते हैं, उस पॉपुलेशन को बोलते हैं बेसिकली जिनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं, और जो लोग बेरोज़गार हैं उनको दोनों को इंक्लूड कर लिया जाता है उसमें। यानी कि एक वो इंसान जिसके पास रोज़गार है, जो काम कर रहा है, वो तो लेबर फोर्स का पार्ट है ही, लेकिन वो भी लेबर फोर्स का पार्ट है जिसके पास फ़िलहाल कोई नौकरी या फिर किसी भी टाइप का वो काम नहीं कर रहा है। ये किस कैटेगरी में आ गया हमारा? लेबर फोर्स में। और वर्क फोर्स में क्या आ गया? एक्चुअल में जो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन, एक्चुअल में जो हमारी कंट्री की आबादी है, उसमें से कितने लोग एक्चुअल में इस टाइम पे एम्प्लॉयड है, यानी कि उनके पास रोज़गार है, वो कोई ना कोई काम कर रहे हैं। इन सारे डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूंगी, बिकॉज इसमें ना 1 मार्कर क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो मोटा मोटा कंटेंट या फिर जो मेन टॉपिक्स होते हैं वो तो ऑलमोस्ट हर कोई कवर कर लेता है, बट 1 मार्कर क्वेश्चंस असर्शन रीजनिंग में ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट छूट जाते हैं। बट डोंट वरी, हम यहाँ कुछ भी नहीं छोड़ने वाले, हम एकदम 1 मार्कर का भी रिस्क नहीं लेंगे, बिकॉज हमें तो करना ही स्कोर 100 है ना, तो रिस्क क्यों लेना। चलो इसके बारे में जानेंगे। देन हम जानेंगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है, उनकी एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे फॉर्मल लोन और इनफॉर्मल लोन होता है ना। फॉर्मल लोन हम कैसे लेते हैं? कॉर्पोरेट बैंक से लेते हैं, नाबार्ड से लेते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज होते हैं। उनमें प्रॉपर एग्रीमेंट होता है, जिस एग्रीमेंट पे ये डिसाइड होता है दैट आप कितने टाइम में लोन चुकाओगे, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन प्रोवाइड किया जा रहा है ना, आप कौन सी चीज़ गिरवी रख के लोन ले रहे हो, या फिर किस टाइप का आपको लोन बैंक प्रोवाइड कर रहा है। ये सारी चीज़ें किस में होती है? हमारे फॉर्मल सेक्टर में होती है ना। जैसे गोल्ड लोन ले रहे हैं या फिर हम प्रॉपर्टी पर लोन ले रहे हैं, तो अलग अलग कैटेगरीज होती है, उनके अकॉर्डिंग एग्रीमेंट बनता है और सारी चीज़ें फॉर्मल वे में होती हैं। बट इनफॉर्मल सेक्टर हमारा कैसा होता है? उसमें हम लोग बेसिकली अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या फिर मतलब बेसिकली उनमें हम उन लोगों से लोन लेते हैं जो कि हमारे मतलब जानकार होते हैं, ज़मींदार होते हैं, या फिर जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स टाइप के लोग होते हैं, उन सब से हम लोग इनफॉर्मल लोन लेते थे, है ना। मैंने एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो इसमें हम लोग बेसिकली ये जानेंगे, जब कोई वर्कर, कोई एम्प्लॉय अलग अलग कंपनीज़ में जाता है तो वहाँ भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स उसे देखने को मिलती है। तो अगर कोई वर्कर फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा है तो उसको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, अगर कोई इनफॉर्मल सेक्टर में है तो उसको क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, उसको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड नहीं होती है, उनके बारे में हम इस टॉपिक में अच्छे से कवर करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर मैं स्टार बना देती हूँ, बिकॉज डिफ्रेंसिएशन बहुत कॉमन है, आपका 5 या फिर 6 मार्क्स का ईजिली एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ना। देन हम जानेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। देखो, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जानना क्या, हम सबको पता है दैट आज के टाइम में हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना ज़्यादा हाई है। मतलब अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी ना रोज़गार की तलाश में होते हैं। क्यों? क्योंकि रोज़गार मतलब जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है हमारी कंट्री में अभी भी उतनी ज़्यादा नहीं है। जिस लेवल पे हमारा जो पॉपुलेशन है वो टाइम के साथ इंक्रीज़ हो रहा है, उस लेवल पे जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं हो पा रही है। तो हम जानेंगे कि उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या ड्रॉबैक्स है, गवर्नमेंट उसको कैसे सही कर सकती है, कौन कौन से मीज़र्स करके हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट को गिरा सकते हैं और रोज़गार के स्तर को बढ़ा सकते हैं। तो उन सारे टॉपिक के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। देन हम जानेंगे जॉबलेस ग्रोथ के बारे में। अब इस वर्ड को देख के कंफ्यूज मत हो जाना या फिर ये मत सोचना गलत लिख दिया है। देखो,
जॉबलेस ग्रोथ का मतलब ना बहुत सिंपल सा है, यानी कि हमारी कंट्री की जीडीपी तो बढ़ रही है, यानी कि हमारे देश में प्रोडक्शन तो अच्छी खासी हो रही है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रही है। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में होगा दैट दीदी अगर प्रोडक्शन हो रही है इट मीन्स लोग काम कर रहे हैं, और अगर लोग काम कर रहे हैं तो इट मीन्स उनके पास पैसा भी आ रहा होगा, तो ये कैसी ग्रोथ हुई, उसी को तो बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जनरली देखा गया है, तो इसको भी नहीं छोड़ेंगे हम लोग। उसके बाद हमारा आ गया स्टार क्वेश्चन, या फिर मेरे फेवरेट क्वेश्चंस जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सिर्फ आप लोगों के लिए लेके आती हूँ, और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है ना, ताकि एग्जाम में हम 100 स्कोर कर सके। सो ये हमने थोड़ा ओवरव्यू देख लिया दैट इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। अब हम आ जाते हैं हमारे पहले टॉपिक पे। मैंने बताया था दैट मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ पहले, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर का थोड़ा ओवरव्यू या फिर आइडिया लग जाए दैट इसमें हम लोग किस चीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वर्कर। आप वर्कर का बड़ा ईजी सा डेफिनेशन है। अगर मैं देखो, हम लोग किसी भी कंपनी के अंदर या फिर फर्म के अंदर काम करते हैं, तो हमारा सबसे पहले हम काम क्यों करते हैं, है ना, पैसे कमाने के लिए। तो वर्कर का मतलब भी बहुत सिंपल है, जो बेसिकली अपने स्किल्स को या फिर कोई भी काम करके जो पैसे कमा रहा है वो वर्कर है ना। चाहे वो किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में बैठा हुआ मैनेजर हो, वो भी तो अपने स्किल्स को यूज़ करके ही अर्न कर रहा है ना। तो वो हर इंसान जो अपने स्किल्स को बेच करके, मतलब अपने स्किल्स को तो बेसिकली नहीं बेच सकते, बेसिकली अपने स्किल्स को यूटिलाइज करके किसी कंपनी में, फर्म में या फिर किसी भी जगह पे अगर वो वर्क करके पैसा कमा रहा है तो उसको हम वर्कर बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई चाय की टपरी पे चाय बेचकर पैसा कमा रहा है तो वो भी वर्कर हुआ है। और अगर कोई एमएनसी में आराम से मस्त चेयर, कंफर्टेबल चेयर पे बैठकर अकाउंटेंसी का काम या फिर बॉस है, तो वो भी एक तरीके से देखे तो मेहनत करके तो पैसे कमा रहा है ना। तो हमारी नज़र में, इकोनॉमिक्स के नज़र में, वर्कर की बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है दैट जो इंसान मेहनत करके पैसे कमाए और अपनी लाइवलीहुड को बहुत अच्छी तरीके से मतलब जिए, एंजॉय करे, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वर्कर हो जाएगा। और जैसा मैंने बोला ना, बिल्कुल सेम डेफिनेशन लिख दिया है। वर्कर इज़ एन इंडिविजुअल हु परफॉर्म टास्क, जो परफॉर्म टास्क करता है, अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो, और उससे सर्विसेज प्रोवाइड करने के बदले में वो क्या लेता है, पैसे लेता है, वही हमारी नज़र में वर्कर हो गया। ये असर्शन रीजनिंग में आ जाता है, इसीलिए इस डेफिनेशन को अच्छे से करके जाना, बिकॉज वर्कर्स में ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है दैट वर्कर और लेबर फोर्स की कंडीशन सेम है। आपको ये गलती नहीं करनी है। वर्कर की सेपरेट डेफिनेशन है दैट वो इंसान जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो टास्क उसको दिए जा रहे हैं वो कंप्लीट कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है अलग अलग टास्क को, और बदले में उसको हम क्या दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, पे बैक कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, वर्कर हो गया। देन हम पढ़ते हैं लेबर फोर्स के बारे में। मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था दैट लेबर फोर्स क्या होता है। देखो, लेबर फोर्स का ना बड़ा सिंपल सा मतलब है, लेबर फोर्स में हर वो इंसान आता है जो कि बेसिकली काम, जिसके पास काम नहीं है वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन जिसके पास काम है वो भी लेबर फोर्स में ही आता है। अब तुम बोलोगे दीदी ये कैसे, देखो जो काम करते हैं वो तो समझ में आता है कि दीदी लेबर फोर्स का पार्ट है, बट जो काम नहीं कर रहे हैं वो कैसे पार्ट है। तो देखो, लेबर, किसी भी कंट्री का लेबर फोर्स का मतलब होता है दैट कंट्री में इतने लोग हैं जो काम कर सकते हैं। तो तुम लोग इसको इससे समझो कि वो लोग काम कर सकते हैं, चाहे उनके पास रोजगार है या नहीं है, उसी को हम लोग लेबर फोर्स बोलते हैं। और लेबर फोर्स निकालने का तरीका बड़ा आसान होता है, जितने लोग काम कर रहे हैं उसको प्लस कर दो जितने लोग काम की तलाश में हैं या फिर बेरोजगार हैं, वो हमारा सारा किस में आ जाएगा, लेबर फोर्स में आ जाएगा। लेकिन इसमें कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड भी किया जाता है, जैसे कि स्टूडेंट्स। अब बच्चे पढ़ाई करते हैं, अब बच्चों को हम लोग लेबर फोर्स में थोड़ी ले सकते हैं। आप स्टडीज़ कर रहे हैं, और भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो स्टडीज़ कर रहे होते हैं, उनको आप लेबर फोर्स में नहीं ले सकते हो। और कौन हो गया, और जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं जो एक उम्र के बाद काम नहीं कर सकते हैं, उनको भी हम लेबर फोर्स से एक्सक्लूड कर देते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना दैट हम लोग बुज़ुर्ग लोगों को प्लस जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको एक्सक्लूड करके हुए लेबर फोर्स निकालते हैं, ठीक है। हम लोग लेबर फोर्स तो जान लेते हैं, बट क्या चीज़ें एक्सक्लूडेड होती है उसे भूल जाते हो, इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया दैट इसमें किसको एक्सक्लूड करना है, वो बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे थोड़ी काम करेंगे, वो तो पढ़ाई करेंगे ना। अब बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे दैट दीदी फिर भी काफ़ी सारे बच्चे तो पढ़ाई करते हैं और साथ में अपना छोटा मोटा काम कर रहे हैं ना। देखो, पहली बात तो हमारे देश का कानून चाइल्ड लेबर को बिल्कुल ही बहुत स्ट्रिक्टली एक्शन लेता है, बट स्टिल हमारे कंट्री में बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे बच्चे काम कर रहे हैं, वैसे देखा जाए तो उन्हें नहीं करना चाहिए।
तो वो केस जो है थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। बट अगर हम इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में समझें तो इस केस में हमें बस ये याद रखना है दैट जो हमारा लेबर फोर्स है ना, उसमें हम वर्किंग पर्सन को इंक्लूड करेंगे और उन इंसानों को करेंगे जिनको काम करने की इच्छा तो है बट उनको काम नहीं मिल रहा है, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बेरोजगार लोगों को। और इसमें किसको एक्सक्लूड करेंगे, यानी कि लेबर फोर्स से कौन बाहर है, बुजुर्ग लोग जो 60-70 की एज हो जाती है, वो लोग काम नहीं कर पाते हैं, तो उनको हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं। एज वेल एज चिल्ड्रन, जो पढ़ाई कर रहे हैं वो बच्चों को भी हम एक्सक्लूड कर देते हैं दैट यार ये तो काम नहीं कर सकते ना, क्योंकि इनकी पढ़ने लिखने खेलने कूदने की फन इन सारी चीज़ों की एज है, इस वजह से इनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। चलो, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये वाले समझ लिया, अब हमने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हमारा आ गया वर्क फोर्स। मैंने अभी समझाया था, वर्क फोर्स का मतलब होता है वो एक्चुअल पॉपुलेशन जो आपकी वर्किंग है, जो काम कर रही है, जो बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड करके पैसा कमा रही हैं, जो एक्चुअली एम्प्लॉयड है। मैं बार बार जोर दे रही हूँ, एम्प्लॉयड है, उनके पास रोजगार है, उसको आप वर्क फोर्स बोलते हो। एग्जाम में बहुत बार डिफ्रेंसिएशन आ चुका है दैट बताओ लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स में क्या डिफरेंस है। तो आपको याद रखना है दैट लेबर फोर्स में बेरोजगार और रोजगार दोनों इंक्लूडेड होते हैं, यानी कि जो काम कर रहा है वो भी और जो काम नहीं कर रहा है वो भी। लेकिन वर्क फोर्स में पॉपुलेशन के सिर्फ वही लोग आएंगे जो एक्चुअल में वर्किंग है, जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, है ना, जिनके पास रोजगार है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखो, और अगर वर्क फोर्स निकालना हो तो बड़ा ईजी है, लेबर फोर्स में से माइनस कर दो हमारा अनएम्प्लॉयड पीपल को, जो काम नहीं कर रहे हैं उनको माइनस कर दो, हमारा निकल जाएगा एक्चुअल में हमारे पास कितनी वर्क फोर्स है। तो ये छोटे छोटे कुछ फॉर्मूलाज हैं, इन पर नज़र मार लोगे तो आराम से क्लैरिटी मिल जाती है। एमसीक्यू में बहुत बार आ जाता है दैट वर्क फोर्स निकालो, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे ना, आपको लेबर फोर्स और अनएम्प्लॉयमेंट पीपल का डाटा दे रखा होगा और आपको जस्ट उन दोनों को माइनस करना है, आपका एक्चुअल कैलकुलेशन निकल जाएगा। जैसे मान लो आपको बोल दिया कोई गाँव है, ठीक है, उसमें 100 लोग हैं, तो आपके लिए 100 लोग क्या है, लेबर फोर्स है, ठीक है, क्योंकि इसमें इन 100 लोगों में बेरोजगार भी है और रोजगार भी है। और साथ में बोल दिया दैट उसमें से 20 लोग जो है ना वो बेरोजगार है, उनके पास कोई काम ही नहीं है, तो 20 लोगों को माइनस कर देंगे, कितना आ गया हमारा 80 आ गया। इट मीन्स उस गांव में वर्कफोर्स कितनी है, 80 लोगों की है। तो ये क्वेश्चंस बड़े सिंपल होते हैं, एमसीक्यू में ये फ्री मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो इनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे हम लोग। अब आ जाते हैं हमारे मेन चैप्टर के थीम पर, जो है एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोजगार। देखो, एम्प्लॉयमेंट का मतलब हम सबको पता है, एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है वो एक्टिविटी, वो सर्विस जो हम लोगों को प्रोवाइड करने के बाद पैसा अर्न कर रहे हैं, है ना, ताकि हम अलग अलग चीज़ों में उसका यूज़ कर सके। हमें कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है, हमें कोई भी चीज़ लेनी है, तो हम पैसे दे के ही लेते हैं ना। तो यही तो एम्प्लॉयमेंट है ना, दैट आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद, कोई भी टास्क परफॉर्मेंट करने के बाद, अपनी सर्विसेज को बेचने के बाद जो आप पैसा अर्न कर रहे हो, इसी प्रोसेस को बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोज़गार। अब रोज़गार भी दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है हमारा वेज एम्प्लॉयमेंट और एक होता है हमारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। देखो, वेज एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है वो काम जिसको, मतलब बेसिकली वेज एम्प्लॉयमेंट का मतलब है आप किसी के अंडर काम करते हो। जैसे जो एमएनसीज़ है, ठीक है, एमएनसी में कोई एक बॉस है, उसने अलग अलग पोजीशंस पे किसी को मैनेजर बना रखा है, कोई एचआर है, किसी को वीडियो एडिटिंग के काम के लिए बिठा रखा है, या फिर किसी को प्रमोशंस के लिए रख रखा है, किसी को एडवर्टाइजमेंट के लिए रख रखा है। तो उसने अलग अलग पोजीशंस पे अलग अलग इंसान को रख रखा है। तो वो जो अलग अलग पोजीशंस पे अलग अलग लोग हैं, वो एक तरीके से अपने सर्विसेज को सेल करके पैसा कमा रहे हैं, है ना। अब जैसे कोई वीडियो एडिटर है उस कंपनी में, तो वो क्या कर रहा है, वो अपनी सर्विसेज को वो क्या कर रहा है, वो उस कंपनी के लिए वर्क करता है और बदले में कंपनी उसको पैसा देती है। तो इस टाइप के चीज़ों को बोलते हैं वेज एम्प्लॉयमेंट। जैसे बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, उसमें डॉक्टर नर्स काम करते हैं। तो एक तरीके से वो जब हॉस्पिटल्स में उनको रखा गया है, डॉक्टर्स और नर्सेज को अपॉइंट किया गया है, तो वो वेज एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है। लेकिन यहीं अगर मान लो कोई डॉक्टर है, वो अपनी क्लिनिक रन कर रहा है, तो वो वेज एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, वो क्या होगा, वो हमारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगा। अब यहीं पर मान लो कोई डॉक्टर है, वो अपनी खुद की क्लिनिक रन कर रहा है, तो एक तरीके से यहाँ पे वो खुद के रिसोर्सेज को यूज़ करके अपनी सर्विसेज को सेल कर रहा है। तो जब आप अपनी रिसोर्सेज को यूज़ करके अपनी सर्विसेज को सेल करते हो, तो वो वेज एम्प्लॉयमेंट का पार्ट नहीं होता,
वो होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का पार्ट, यानी कि आप अपना बिजनेस रन कर रहे हो या फिर कुछ अपना सेपरेट कर रहे हो। तो उस केसेस में वेज और सेल्फ में कंफ्यूज नहीं होना। वेज एम्प्लॉयमेंट क्या था, जब हम किसी के अंडर काम कर रहे हैं, उसने जो हमें टास्क दिया है उसे कंप्लीट करते हैं और बदले में हम अपना सैलरी हर मंथ ले रहे हैं। बट अगर मैं उसी काम को अपने रिसोर्सेज को यूज़ करने के बाद करती हूँ तो क्या हो जाएगा, वो मेरा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, है ना। अगर मैं किसी हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर काम करती हूँ तो मैं क्या हूँ, वेज एम्प्लॉयमेंट हूँ, मतलब वेज एम्प्लॉयमेंट का पार्ट हूँ। बट अगर वहीं मैं डॉक्टर एज अ इंडिविजुअल पर्सन अपना क्लिनिक रन करती हूँ, अपने रिसोर्सेज यूज़ करती हूँ, तो मैं क्या हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मैंने अच्छे से डेफिनेशंस भी लिख दिया है, आप देख सकते हो। देखो, वेज एम्प्लॉयमेंट का है एन अरेंजमेंट इन विच अ वर्कर सेल हिज लेबर और अर्न्स वेज इन रिटर्न, दैट कोई भी इंसान अपना सर्विसेज या फिर लेबर बोल लो देता है, उसको जो भी उसने टास्क वगैरह परफॉर्म करना होता है वो परफॉर्म करता है और बदले में क्या ले लेता है, अपनी सैलरी वेज वगैरह ले लेते हैं। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या हो गया, जो खुद के रिसोर्सेज यूज़ करके पैसा कमा रहे हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है। तो ये हमने ये वाला टॉपिक भी कवर कर लिया। अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी टाइप ऑफ वर्कर्स की। देखो, एक होते हैं रेगुलर वर्कर। अब रेगुलर वर्कर वो लोग होते हैं जिनको बेसिकली जो परमानेंट जॉब पे होते हैं, जैसे कि हम लोगों को पता है दैट हम किसी भी कंपनी में काम करते हैं, एमएनसी में काम करते हैं या फिर गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं, हमें पता होता है दैट हमारा एक फिक्स टाइम स्लॉट है, दैट 9 से 6 हम ड्यूटी करेंगे, हम अपना काम करेंगे, हमें जो भी टास्क वगैरह परफॉर्म करने के लिए दिए जाएंगे हम वो कंप्लीट करेंगे और 6 बजे सब कुछ क्लोज करके अपना घर चले जाएंगे और मंथ की 30 को या फिर 1 को हमारी सैलरी हमारे पास आ जाएगी। तो हम क्या है, रेगुलर वर्कर हैं। तो इस टाइप के केसेस में आपको ये लिख के आना है दैट वो रेगुलर वर्कर्स के लिए यूज़ होगा। रेगुलर वर्कर्स वो होते हैं हु हैज़ अ परमानेंट और लॉन्ग टर्म जॉब अपॉर्चुनिटीज़ विथ कंसिस्टेंट वर्क आवर्स एंड स्टेबल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि आपको कभी भी कोई नहीं निकाल सकता। आप किसी कंपनी में भी काम करोगे ना तो वो आपको नोटिस पीरियड देंगे दैट भाई तुझे 1 महीने बाद या 2 महीने बाद कंपनी छोड़नी होगी क्योंकि तू हमारे अकॉर्डिंग हमें वो रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। ऐसा थोड़ी है दैट बॉस को गुस्सा आया तो कल ही निकाल दिया, ऐसे नहीं होता। अगर बॉस को गुस्सा भी आया तो वो आपको नोटिस पीरियड देंगे 15 डेज़ का, 1 मंथ का, ताकि आपको उस बीच में दूसरी जॉब ढूंढने का मौका मिल सके। सो इस टाइप की चीज़ों को हम बोलते हैं रेगुलर वर्कर, ठीक है। दैट हम प्रॉपरली अपने मंथ में काम करते हैं, हमारे फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं, 9 to 6 है तो 9 to 6 ही होगा, 9 to 7 नहीं हो सकता, है ना, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होते हैं। और कैजुअल वर्कर क्या होते हैं, देखो कैजुअल वर्कर अगर हिंदी मीनिंग में बताऊँ ना तो बेसिकली मजदूर या फिर जिनके फिक्स्ड आवर्स नहीं होते, जिनको जो सैलरी है वो डेली वेजेस पे मिलती है। अब जैसे जो मजदूर है वो काम करने जाते हैं, जो ईंटें वींटें लगाते हैं, उनका ना कभी भी उनको मंथली सैलरी नहीं मिलती है, उनको रोज़ वो जितना काम करेंगे उसके बेसिस पे उनकी जो वेज है वो फिक्स्ड होती है, 400 रुपये, 600 रुपये, 800 रुपये, वट एवर जो भी उनका जो मतलब ठेकेदार बोलते हैं ना, मतलब जो उनको कॉन्ट्रैक्ट पे काम करवाता है। लेकिन उनके एग्रीमेंट नहीं होते मजदूरों के, उनके वर्किंग आवर्स कभी भी वो अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज़ कर सकते हैं, कभी डिक्रीज़ कर सकते हैं, उनकी जो वेज है वो भी फिक्स नहीं होती है ना, बहुत मैनिपुलेटिव होती हैं। तो कैजुअल वर्कर्स का मतलब बेसिकली होता है वो इंसान जो बेसिकली डेली वेजेस पर काम कर रहा हो, उसका कोई फिक्स्ड आवर ना हो, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया गया हो। तो इस टाइप की चीज़ों को हम कैजुअल वर्कर्स में लेते हैं। और आजकल कैजुअल वर्कर्स की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब तुम ये मत सोचना दैट कैजुअल वर्कर्स सिर्फ ऐसे मजदूर टाइप में होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ या फिर कहीं और नहीं होती हैं। जो कंपनीज़ होती हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कुछ करती हैं, जैसे काफ़ी कंपनीज़ होती हैं वो अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग कुछ एम्प्लॉयज़ रख लेती हैं और उनके साथ डील कर लेती हैं, एग्रीमेंट कर लेती हैं दैट तुम हमारे यहाँ सिर्फ 6 महीने काम करोगे, उसके बाद तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। तो इस टाइप की चीज़ें भी होती है, वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कैजुअलाइजेशन में। सो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है आंसर बनाते टाइम, ठीक है। तो मैंने यहाँ प्रॉपर्ली डेफिनेशंस लिख दी है, टाइप्स बता दिए हैं वर्कर्स की, और ये 1 मार्कर क्वेश्चंस में बहुत कॉमन क्वेश्चंस है, बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। देखो कैजुअलाइजेशन का मतलब है कि आज के टाइम पे ना कैजुअल वर्कर्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एज़ कम्पेयर टू रेगुलर वर्कर्स। अब ऐसा क्यों हो रहा है और कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स क्या है,
पहले वो हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने बड़ी सुंदर सी डेफिनेशन लिख दिया है दैट कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स का मतलब होता है बेसिकली कि आज की डेट में जो कैजुअल वर्कर्स हैं उनकी नीड ज़्यादा हो गई है। लोग परमानेंट एम्प्लॉय रखने की बजाय कैजुअल वर्कर को रखना पसंद कर रहे हैं कि भाई तू हमारे यहाँ 10 घंटे तो बहुत ज़्यादा बोल दिया, 6-7 घंटे काम कर और 6-7 घंटे का तेरा जो भी बनता है वो ले और घर जा बाय, और कल फिर हमारे लिए 6-7 घंटे 8 घंटे काम कर और जो भी पैसा बनेगा हम तुझे देंगे और तू वापस घर जा। तो इस टाइप की चीज़ों को बोला जाता है कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, यानी कि लोग आप डेली वेजेस पे काम करवाना चाहते हैं रेदर देन मंथली वेजेस पे, है ना। और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पे कैजुअलाइजेशन कम देखे जाते हैं और वहाँ पे क्या होता है परमानेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती है लोगों को। बट हमारी जैसी कंट्री जो अभी भी डेवलपिंग है उनमें कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स बहुत कॉमन चीज़ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको एक दिन की पेमेंट देनी होती है ना। और अगर जैसे मैंने किसी से एक दिन काम करवाया, उसने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी बात है, मज़ा आ गया उसका काम देख के मुझे, तब तो बड़ी अच्छी बात है, मैंने उसको अगले दिन भी बुला लिया। लेकिन मैंने किसी को 6-7 घंटे आज काम करवाया, मुझे उसके काम में मज़ा नहीं आया, मतलब मैं जिस चीज़ से एक्सपेक्ट कर रही थी दैट वो उसी क्वालिटी का काम मुझे देगा और मुझे नहीं दे रहा, तो मैं कल उसको बदल दूँगी। तो हमारे लिए तो मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कोई कंपनी रन करूँगी तो मेरे लिए तो चीज़ बड़ी आसान है दैट ये नहीं तो किसी और को बुला के करवा लिया। बट एज ए एम्प्लॉय उसके बारे में तो सोचो ना, जो मेरे यहाँ आज काम करके गया है उसको यही नहीं पता कल मेरी ये नौकरी होगी या नहीं होगी। तो जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलती है कैजुअल वर्कर्स को, उनको ऐसे ऑप्शंस या फिर पेड लीव जैसी चीज़ें नहीं मिलती है। तो कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स में सबसे बड़ा कमी बोलेंगे ना वो यही है दैट वो टेम्पररी होती है और पार्ट टाइम जॉब बोल सकते हो इसको, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड तो यार बहुत रेयरली लोग करते हैं। जनरली कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स में यही देखा गया है दैट लोग 1 से 2 दिन काम करवाते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको वेज प्रोवाइड कर दिया जाता है एंड देन किसी और को रख लिया जाता है। बिकॉज हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ना, मतलब एक काम को लेने के लिए ना लोग ऐसे भीड़ लाइनें लंबी लाइनें खड़ी होती हैं। सोचो कितना ज़्यादा बेरोज़गारी है हमारी कंट्री में दैट एक काम के लिए इतनी लंबी लाइनें होती है और उसमें भी चांस नहीं है कि अगर तुम्हें वो जॉब आज मिल गई है तो वो तुम्हारे पास कल रहेगी या नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स हो रहा है। आजकल कंपनीज़ या फिर कोई भी जो फर्म है वो कैजुअल वर्कर्स ज़्यादा रखना पसंद कर रही हैं रेदर देन परमानेंट एम्प्लॉय। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। उनके लीड्स टू लेस जॉब सिक्योरिटी बहुत कम होती है, बहुत कम बेनिफिट्स मिलते हैं और मोर फ्लेक्सिबल बट अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट फॉर वर्कर्स। लेकिन ये क्या है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं जो उनके यहाँ काम करने हैं उनके लिए। सो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कंट्री के लिए, बिकॉज परमानेंट जॉब ना आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देता है। आपको पता होता है दैट मैं यहाँ 1 महीने काम करूँगा, मंथ की 1 को मेरी सैलरी आएगी, अगर मुझे कोई पेड लीव चाहिए तो वो मिलेगी, है ना। अगर मैं बीमार हो गया या फिर मुझे अर्जेंटली कहीं जाना हुआ तो मैं एप्लीकेशन दे के छुट्टी ले सकता हूँ। बट कैजुअल वर्कर्स के केस में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। उनका टाइमिंग फ्लेक्सिबल हो सकता है बट उनको उतनी सिक्योरिटी नहीं मिलती है जितनी एक परमानेंट या फिर रेगुलर वर्कर को मिलती है। तो ये सारे इसके ड्रॉबैक्स होते हैं। इसको बहुत अच्छे से रीड करके जाना। 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन बोर्ड्स में देखा गया है। तुम्हारे प्री बोर्ड्स में भी या फिर मिड टर्म में भी चेक करना, ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा तुम्हारा, बिकॉज मिड टर्म के क्वेश्चंस में ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस है। अब आ गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर, जिस पे मैंने स्टार बनाया था बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। देखो फॉर्मल सेक्टर में ना हमने जब हम एग्रीकल्चर वाला चैप्टर पढ़ रहे थे उस टाइम पे मैंने तुम्हें बताया था फॉर्मल बैंक एंड इनफॉर्मल बैंक के बारे में, है ना। सो ये जो सेक्टर है ये भी बहुत सिमिलर है उनसे, नाम भी बहुत सिमिलर, क्या सेम ही है ना। तो इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं इनका एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या होता है। देखो जो फॉर्मल सेक्टर होते हैं ना उनमें ऑफिशियली फॉर्मल वे से हर चीज़ होता है। अगर मैंने कोई एम्प्लॉय रखा है तो उसका बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा कि ये मेरे यहाँ साल भर 2 साल 5 साल काम करेगा, उसकी मंथली सैलरी जाएगी, है ना। ऐसा नहीं है दैट वो मेरे यहाँ 1 महीने काम किया और मैं उसकी सैलरी अब 3 महीने बाद दूंगी, नहीं। वो एक फॉर्मल सेक्टर में वर्क कर रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। तो मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगी दैट वो हम प्रॉपर एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग चले। अगर उसकी 30,000 सैलरी है तो मैं उसको हर महीने 30,000 ही पे करूँगी। ऐसा नहीं है कि मेरा मन किया तो मैं उसको एक महीने 30,000 दे दी और नेक्स्ट मंथ 15,000 दे दी, ऐसे नहीं कर सकती मैं उसको प्रॉपरली टाइमली सैलरी पे करूँगी। देन आ गया हमारा जॉब सिक्योरिटी। अब देखो फॉर्मल सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, यानी कि आपको कभी भी कंपनी ऐसे एक दिन पहले नहीं बोलेगी दैट कल से तुम्हें काम पे नहीं आना।
कल से तुम्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। कंपनी को अगर आपको निकालना होता है तो आपको नोटिस पीरियड दिया जाता है दैट आफ्टर 15 डेज़ और 1 मंथ आपको कंपनी निकाल देगी, और वो दिया ही इसीलिए जाता है ताकि एम्प्लॉय किसी और दूसरी कंपनी में या फिर दूसरी फर्म में अप्लाई कर सके। सो उस फॉर्मल सेक्टर के देख रहे हो कितने फ़ायदे हैं। हम प्रॉपरली एग्रीमेंट से करते हैं, हमारी सैलरी टाइम पे आ रही है, हमें नोटिस पीरियड के बाद निकाला जाएगा, ऐसे मुँह उठा के नहीं बोल दिया दैट जाओ और हम चले जाएंगे। हमारा राइट है नोटिस पीरियड पे जाना, सडनली कुछ एक्शन नहीं ले सकती कंपनीज। क्यों? क्योंकि हम फॉर्मल सेक्टर का पार्ट है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे बेनिफिट्स। बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं फॉर्मल सेक्टर के लोगों को, उनको पेड लीव मिलती है, टाइमली सैलरी मिल रही है। सो ये सारी चीज़ें हमें किस में देखने को मिल रही है? फॉर्मल सेक्टर में देखने को मिल रही है। सो जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें बहुत अलग अलग बेनिफिट्स मिलते हैं, उन्हें जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है फॉर्मल सेक्टर में, वो पेड लीव ले सकते हैं, और उन्हें मतलब हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लान्स जिसको प्रोविडेंट फंड भी बोलते हैं, पीएफ भी बोलते हैं, वो सारी फैसिलिटीज़ आपको किस में दी जा रही है? फॉर्मल सेक्टर में प्रोवाइड की जा रही है। देन रेगुलेशंस की बात करें तो ये जो फॉर्मल सेक्टर होते हैं ना, इनको गवर्नमेंट, एक तरीके से गवर्नमेंट की नज़र होती है इन पे। क्यों? क्योंकि वो लोग ट्रेड यूनियंस बना सकते हैं। अगर उन्हें ऐसा फील होता है दैट कंपनी उन्हें एक्सप्लॉइट कर रही है या फिर टाइमली उनकी किसी भी डिमांड पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो वो ट्रेड यूनियन क्रिएट कर सकती हैं ताकि उनको सपोर्ट मिले और वो कंपनी के अगेंस्ट लीगल एक्शन भी ले सकती हैं। बट ये सारे राइट्स आपको सिर्फ फॉर्मल सेक्टर में मिलते हैं। देन आगे हमारा ट्रेड यूनियन वाला ऑप्शन भी मैंने बता दिया दैट वर्कर्स मिलकर अपना ट्रेड यूनियन क्रिएट कर सकते हैं और कलेक्टिवली बार्गेनिंग, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स जैसी चीज़ों पर वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना आपका जो एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस होते हैं, जो आज की डेट में बहुत कॉमन है, वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो गवर्नमेंट इन पे नज़र रखती हैं, ऊपर से बहुत ज़्यादा लेबर लॉज जैसी चीज़ों बनाए जाते हैं, मिनिमम वेज जैसी चीज़ें बनाई जाती हैं, ताकि हम लोग यहाँ पे वर्कर्स या फिर एम्प्लॉय को इंटरेस्ट में ध्यान रखते हुए काम कर सकते हैं, और इसीलिए इसको फॉर्मल सेक्टर बोला जाता है। अब हम जान लेते हैं इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में। इनफॉर्मल सेक्टर बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। यहाँ पे वर्कर्स को बिल्कुल भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं रखा जाता है। अगर किसी वर्कर या फिर एम्प्लॉय से हो सकता है आज काम करवाया, कल काम नहीं करवाया, हम यही देखते हैं ना जो मज़दूरों के साथ होता है, उन्हें 2 दिन काम करवाया, उन्हें वेज दिया गया एंड तीसरे दिन उनको मना कर दिया गया दैट अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, अब तुम कहीं और काम ढूंढ लो। तो ये सारी चीज़ें आप फॉर्मल सेक्टर में नहीं कर सकते, बट इनफॉर्मल में यही सब होता है। बिल्कुल उसका अपोजिट है। यहाँ पे जॉब सिक्योरिटीज़ यहाँ पे तो लोअर लिख रखा है, बट एक्चुअल रियलिटी में अगर हम ग्राउंड लेवल की बात करूँ तो इनफॉर्मल सेक्टर में कहीं जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जाती। आपको आप जिसके भी अंडर काम करते हो वो ओनर आपको कभी भी निकाल सकता है। आपको मतलब अगर उसने 15,000 या 20,000 की सैलरी आपकी, तो ज़रूरी नहीं कि वो आपको उतना ही दे, वो कभी भी 15 या फिर 13 या फिर 12 करके आपको पे कर देता है। हो सकता है काफ़ी बार केसेस में ये देखा गया है दैट जो ओनर है वो आपसे काम करवा लेता है एंड देन जो भी उसकी वेज या सैलरी होती है वो उसको प्रोवाइड ही नहीं की जाती। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसे ट्रेड यूनियन बनाने जैसे राइट या फिर वर्कर्स को जो जॉब सिक्योरिटी, जॉब बेनिफिट्स मिलने चाहिए, वो सारी चीज़ें मिलती ही नहीं हैं। इस वजह से वर्कर्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है। गवर्नमेंट जो है ट्राई करती हैं, अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालती हैं दैट इनफॉर्मल सेक्टर में भी वो ट्राई करे दैट उनका कन्वर्जन हो जाए किसमें? फॉर्मल सेक्टर में, वो फॉर्मल सेक्टर की तरफ जाए और जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉय हो रहा है उसको जल्द से जल्द रिड्यूस किया जा सके। देन अगर बेनिफिट्स की बात करूँ तो वर्कर्स को बिल्कुल भी इस टाइप के बेनिफिट्स नहीं प्रोवाइड होते हैं। उनको हेल्थ इंश्योरेंस, पेड लीव या फिर प्रोविडेंट फंड जैसी सुविधाएं नहीं दी जाती। देन अगर रेगुलेशंस की बात करूँ तो ऑफन ऑपरेट आउटसाइड गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड लेबर फोर्स, बट मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट के रूल्स या फिर जो भी उन्होंने रेगुलेशंस बना रखे हैं उसको फॉलो नहीं किया जाता है। देन आ गया हमारा ट्रेड यूनियन। तो इसमें तो ट्रेड यूनियन बनाने का बिल्कुल अधिकार ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यार इनफॉर्मल सेक्टर के जो ओनर है ना वो थोड़ी चाहेंगे कि मेरे अगेंस्ट कोई ग्रुप बने जो मेरे ही अगेंस्ट खड़ा हो जाए कल को और उसकी वजह से उनके लिए प्रॉब्लम हो। इसीलिए ये सारी चीज़ें इनफॉर्मल सेक्टर में नहीं होती हैं। और ये फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल स्किप करके मत जाना। ये देखो, ये तुम्हारे 5 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया नीट एंड क्लीन लिख के आना, तुम्हारे 5 नंबर होंगे।
और ना मतलब जैसे अगर तुम कोई चीज़ कंपैरिजन में या फिर डिफ्रेंसिएशन में दिखाते हो ना, तो जैसे मैंने कैटेगरीज बना रखी है, जैसे मैंने पहले एस्पेक्ट का कॉलम दे रखा है, फिर मैंने ये 2 चीज़ें सेपरेट करके दिखा रखी है, फिर मैंने एक एक में बताया है कि मैं किस चीज़ के बारे में बता रही हूँ, कि मैं एम्प्लॉयमेंट टाइप डिस्कस कर रही हूँ, जॉब सिक्योरिटी बता रही हूँ, बेनिफिट्स बता रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको आपके आंसर फ्रेमिंग में भी करनी है, बिकॉज ये सारी चीज़ें ना आपके आंसर को बहुत इम्पैक्टफुल और ब्यूटीफुल बनाती हैं। सो इन सारी चीज़ों का हमें आंसर लिखते टाइम ध्यान रखना है ना। तभी तो टीचर एकदम बढ़िया शीट देख के अच्छे अच्छे पॉइंट्स डालोगे, आंसर्स डालोगे, तभी तो अच्छे नंबर मिलेंगे ना आप लोगों को। तो ये हमारा ये वाला टॉपिक भी कवर होता है। देन हम आते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोज़गारी। देखो, बेरोज़गारी की डेफिनेशन बड़ी सिंपल है। वो इंसान जो काम करना चाहता है बट उसको काम नहीं मिल रहा है, वो किस में आता है? अनएम्प्लॉयमेंट की काउंटिंग में ही आता है ना। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी यहीं पे क्लियर कर दी दैट वो इंसान जिसको काम की नीड है, जो काम करना चाहता है बट उसको काम नहीं मिल पा रहा है, तो वो क्या हो गया? अनएम्प्लॉयड पर्सन या फिर बेरोज़गार इंसान बोलते हैं हम लोग हिंदी में। तो ये सारी चीज़ें किसका पार्ट है? ये हमारी अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट है। देखो, जो बोला है ना सेम लिख दिया है। अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एंड एबल टू वर्क आर अनएबल टू फाइंड सुइटेबल वर्क, कि उनको काम ही नहीं मिल रहा है। वो काम करना तो चाहते हैं बट काम तो तभी करेंगे जब उसको काम मिलेगा, बट इस सिचुएशन में उसको काम ही नहीं मिलता है। चलो अब हम रीजंस जान लेते हैं दैट ऐसा होता क्यों है ना। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पहले जान लेते हैं। देखो, 2 टाइप मतलब 3 टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं यहाँ पे। कितने टाइप के? 3 टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, नाम से ही पता चल रहा है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें जो इंसान है उसको पता है दैट मैं बेरोज़गार हूँ, मैं काम तो करना चाहता हूँ बट मुझे नहीं मिल रहा है काम, या फिर जिस काम मतलब जो स्किल्स चाहिए उसके पास नहीं है। तो ये बेसिकली मार्केट में कॉमनली सबसे ज़्यादा यही देखा जाता है दैट ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि इंसान काम तो करना चाह रहा है बट उसको काम नहीं मिल रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर पीपल हु आर कैपेबल ऑफ वर्किंग आर एक्टिवली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट आर अनेबल टू फाइंड जॉब्स, कि उन्हें जॉब्स ही नहीं मिलती है। वो काम तो करना चाहते हैं बट काम तो तब करेंगे ना जब उन्हें काम दिया जाएगा, या फिर कोई फर्म या फिर कंपनी उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देंगी, बट ऐसा है ही नहीं। तो उस केस में हम क्या देखते हैं? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। आज के टाइम पे भी देखो, आप अपने आसपास देखो, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, जिनके पास स्किल्स भी होते हैं, बट स्टिल उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है एक जॉब पाने के लिए। देखते हो ना, काफ़ी सारी बॉलीवुड में भी मूवीज़ है जिसपे दिखाया जाता है दैट एक सिर्फ जॉब पाने के लिए लोग कितना स्ट्रगल करते हैं। मतलब रिसेंटली की मुझे कोई मूवी याद नहीं आ रही है ऐसे, बट एक बहुत पुरानी मूवी है, कुछ बच्चों ने अगर मतलब उनके पेरेंट्स वगैरह ने देखी हो, नौकरी फिल्म, तो वो तो पूरी इसी पर बेस्ड है, अनएम्प्लॉयमेंट पर ही बेस्ड मूवी है। काफ़ी पुरानी मूवी है वैसे तो वो, बट उसमें ना बेसिकली उस मूवी का थीम ही यही था, बेरोज़गारी, कि जब एक इंसान बेरोज़गार होता है तो उसको किस किस कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, उसको किस किस हालातों से जूझना पड़ता है। तो ऐसी इस टाइप की मूवीज़ बनती रहती है बॉलीवुड में। रोटी कपड़ा मकान, उसका भी जो सिनेरियो है वो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट के आसपास ही घूम रहा है ना। तो आज के टाइम की भी बहुत सारी मूवीज़ है। तो तुम लोग मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो एक्सप्लेन नहीं करा जा सकता। मतलब बेसिकली यार तुम देखो, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे इंसान एक्सप्लेन कर सकता है? मतलब हमारी कंट्री में यार जिसको काम, जो पढ़ा लिखा है, जिसके पास स्किल है, उन लोगों को भी रोज़गार आज के टाइम में नहीं मिलता है ना। तो इस सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं? दैट वो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में आता है। देन आता है हमारा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नाम देख के घबरा मत जाना, बड़ा ईजी है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, उसको बोलते हैं हिडन एम्प्लॉयमेंट। अभी मैं बताती हूँ इसको हिडन अनएम्प्लॉयमेंट हम क्यों बोलते हैं। देखो, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है एक ऐसी सिचुएशन जिसमें जिस काम को करने के लिए जितने लोग चाहिए उससे ज़्यादा लोग उस काम को कर रहे हो। जैसे मान लो कोई बिल्डिंग है, ठीक है, वो बिल्डिंग 20-30 चलो मान लो 30 लोग मिलकर बना सकते हैं, ठीक है। हमें पता चल गया दैट ये बिल्डिंग है और 30 लोग अगर इसमें काम करें तो ये बिल्डिंग बन सकती है। लेकिन उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं? उसी बिल्डिंग को बनाने में 50 लोग काम कर रहे हैं। तो इट मीन्स जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा वर्कर्स उस काम में एंगेज है। इसी को बोलते हैं हम हिडन एम्प्लॉयमेंट, कि जितने की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा लोग उसी काम में इन्वॉल्व है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? हिडन अनएम्प्लॉयमेंट या फिर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब इस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट ना आपको ज़्यादातर एग्रीकल्चरल सेक्टर में देखने को मिलेंगी।
अब जैसे गांव के इलाकों में जाओगे ना, तो जिनकी मतलब जो बहुत गरीब फैमिलीज़ हैं, उनकी जो खेती बाड़ी है बट फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा है, तो भले ही ना उन मतलब जैसे कोई खेत है उसमें ना सिर्फ 5 लोग आराम से, 5 लोगों की ज़रूरत है, 5 लोग काम करेंगे तो उस खेत का काम स्मूथली आराम से हो सकता है। बट स्टिल उसी खेत पर 8-10 लोग लगे हुए हैं, मतलब पूरा परिवार लगा हुआ है। तो क्यों लगा हुआ है? यानी कि जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा वर्कर्स लगे हुए हैं उस काम में। इसी को बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और ये मोस्टली आपको रूरल एरियाज़ में, एग्रीकल्चरल सेक्टर में देखने को मिलता है, जो बहुत कॉमन है। सो याद रखना कि इसको डिसगाइज्ड और हिडन अनएम्प्लॉयमेंट एक ही होता है, बिकॉज एग्जाम में ना आपको 1 मार्कर में ये पूछ लेंगे दैट डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का सेकंड नेम क्या है या फिर कोई दूसरा नाम क्या है। और अगर लॉन्ग क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन आएगा तो आपसे ये पूछेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन में अगर ये आता है तो ये 3 मार्कर का आएगा। तो 3 मार्कर में तुम पूरा एक्सप्लेन करना दैट डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। वो मैंने तुम्हें बता ही दिया, दैट जितने रिक्वायरमेंट होती है उससे ज़्यादा वर्कर्स उसी काम में एंगेज होते हैं, है ना। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की सेकंड नेम क्या है? हिडन एम्प्लॉयमेंट हो गई। इसका एग्जाम्पल भी लिख देना कि रूरल एरियाज़ में सबसे ज़्यादा ये देखा जाता है। असर्शन रीजनिंग भी इस पर बनता है। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो ये 2 हमने टाइप्स पढ़ लिया। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे टाइप पर, यानी कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है बट इसका ये अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट है, ठीक है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जो कि बेसिकली सीजनल आती है, सीजनल तौर से आती है। सीजनल का मतलब है, देखो जो फार्मर्स होते हैं वो कोई एक फसल उगाई है तो वो 6 महीने उस फसल को टाइम देते हैं, बेच देते हैं। बट बाकी का जो 6 महीने का सीज़न होता है उसमें तो उनको काम चाहिए होता है ना। तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। रेफर्स टू जॉब्स दैट आर अवेलेबल ओनली ड्यूरिंग स्पेसिफिक सीजन्स और टाइम्स ऑफ द ईयर। दीज जॉब्स आर कॉमन इन इंडस्ट्रीज लाइक एग्रीकल्चर, टूरिज्म एंड रिटेल। टूरिज्म में भी ये बहुत कॉमन चीज़ है। जैसे देखो, हम सबको पता है दैट ये विंटर सीजन चल रहा है ना, तो विंटर वेकेशंस में ये दिसंबर जैन वाला जो मंथ होता है, इसमें टूरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हिल स्टेशंस में लोग मस्त घूमने जा रहे हैं, मनाली और शिमला, बर्फबारी में इंजॉय करके आते हैं। तो इस टाइम पर क्या होता है, वहाँ पे ना मतलब जो काम है, जो एक्टिविटीज़ हैं, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो बढ़ जाती हैं। जैसे कोई आप घूमने कहीं गए हो, ठीक है, आपने घूमने के लिए किसी को रख लिया दैट यार मुझे ना शिमला के बारे में उतना नहीं पता, तो मैं अपने साथ किसी को रख लेती हूँ, वे मेरे को सारा शिमला घुमा दे। आप सोचो, जिस इंसान को आपने रखा है वो क्या करता, वो 12 महीने सेम काम नहीं कर सकता ना, बिकॉज उसको पता है दैट दिसंबर जैन में सबसे ज़्यादा लोग आते हैं, तो अभी मैं ये काम कर सकता हूँ, लेकिन बाकी के 10 महीने में क्या करूँगा। तो इसी टाइप की चीज़ों को बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जब सीज़न के टाइम पे तो हमारे पास काम हो, लेकिन उसके बाद हमें कुछ और काम करना पड़ रहा हो अपनी लाइवलीहुड को स्मूथली रन करने के लिए। और ये टूरिज़्म में, एग्रीकल्चर में बहुत कॉमन है ना। जैसे समर टाइम में भी लोग ज़्यादातर हिल स्टेशन में चले जाते हैं। अभी के टाइम पे स्नोफॉल वगैरह होती है तो लोग हिल स्टेशंस पे चले जाते हैं। तो टूरिज़्म के में तो ये बहुत कॉमन है। एग्रीकल्चर में देखा गया है कि जो जैसे सीजनल क्रॉप होते हैं, तो अगर किसी किसान ने कोई सीजनल क्रॉप मैंगो उगाया है तो उसने मैंगो मस्त उगाया, उसकी प्रोडक्शन अच्छी हुई, उसने बेच दिया। लेकिन बेचने के बाद जो उसके बाकी का टाइम होगा उसमें उस फार्मर को, उस किसान को कोई और एक्टिविटी भी करनी पड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं है ना कि उसने आम उगाया, बेचा, वो साल भर बैठ के खाएगा, ऐसा नहीं होता, उसको दूसरा काम करना पड़ेगा। तो इसी टाइप की चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कंप्लीट कर लिया, हमने हमारे 3 टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देख लिया है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी था और इसको हमने यूँ फटाफट कंप्लीट कर लिया है ना। कौन कौन से अनएम्प्लॉयमेंट हमने पढ़े हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको हम दूसरा नाम क्या है उसका कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी जल्दी। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, कमेंट सेक्शन में बताओ। देन हमने किसके बारे में पढ़ा, हमने सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा। उससे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था, ओपन एम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो हमने तीनों तरीके के बेरोजगारी के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। लेकिन हमें बेरोजगार होना नहीं है ना, हमें काम करना है, हमें हमारे स्किल्स पे वर्क करना है। और सिर्फ हम तो स्किल्स पे वर्क करेंगे ही, बट गवर्नमेंट भी टाइमली ऐसे अलग अलग पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स लाती रहती हैं ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके। तो आप थोड़ा उसके बारे में भी जानेंगे इस चैप्टर में, मैंने आपको कंटेंट में बताई था। बट बिफोर इट लेट्स नो अबाउट दैट व्हाट आर द मेन कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि अनएम्प्लॉयमेंट की जड़ क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या है। तो इस पर हम लोग थोड़ा नज़र मार लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो है स्लो ग्रोथ रेट। स्लो ग्रोथ रेट का यहाँ पे मतलब है दैट अगर इकोनॉमी उतनी तेज़ी से ग्रो नहीं कर रही है,
तो इसका मतलब होगा कि उस कंट्री की इंडस्ट्रीज़ उतनी प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है। अगर किसी कंट्री में प्रोडक्शन की पेस गिरती है ना, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऑटोमेटिकली गिर जाती है। क्यों गिर जाती है? बिकॉज देखो, कोई कंपनी है, वो 100 बिस्किट का पैकेट बना रही है, ठीक है, वो 100 बिस्किट का पैकेट इसीलिए बना रही है क्योंकि उसका सेल हो रहा है। बट ऑल ऑफ सडन अगर उस कंपनी का 100 बिस्किट का पैकेट या फिर जितना भी वो प्रोडक्शन कर रही है उतना बिक ही नहीं रहा है, तो वो क्या करेगी? वो अपने प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देगी, ताकि उसको घटा देगी। अब जब प्रोडक्शन घटेगा तो इट्स ऑब्वियस है ना कि वो अपने वर्कर्स को भी रिड्यूस करेगा। अभी तक वो फर्म 100 बिस्किट के पैकेट्स बनाती थी, इसीलिए उसने 20 वर्कर्स रख रखे थे, बट अब वो 50 बना रही है, तो इट मीन्स वो वर्कर्स भी 10 कर देगी। इसीलिए अगर इस टाइप की स्लो ग्रोथ किसी भी कंट्री में होती है ना, तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाती है। इसीलिए गवर्नमेंट को इंडस्ट्रीज़, प्रोडक्शन हब्स, इनकी तरफ बहुत ध्यान देना चाहिए ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। दैट यार गवर्नमेंट कोशिश करती हैं दैट इंडस्ट्रीज़ प्रॉपरली रन हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ अच्छे से बढ़े, बट स्टिल कॉज तो है ना दैट हमारी पॉपुलेशन टाइम के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से रिसोर्सेज पर, इंडस्ट्रीज़ पे बहुत बर्डन क्रिएट होता है। और वो जब मतलब बेसिकली जब इंडस्ट्रीज़ पे और मैन्युफैक्चरिंग हब पे बर्डन क्रिएट होता है, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का मेन कॉज आप अगर बोल सकते हो दैट अनएम्प्लॉयमेंट का जो मेन रीज़न है वो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन एक्सप्लोशन भी है। दैट ऑल ऑफ सडन हम डेवलपिंग कंट्रीज़ में इतनी जल्दी जॉब इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज़ करने में भी टाइम लगता है, और पॉपुलेशन एक्सप्लोशन इसका मेन कॉज है अनएम्प्लॉयमेंट का। देखो मैंने यहाँ लिखा भी है दैट पॉपुलेशन एक्सप्लोशन रेफर्स टू अ रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन स्पेशली इन द डेवलपिंग कंट्रीज। व्हेन द पॉपुलेशन ग्रोज क्विकली द लेबर फोर्स ऑल्सो इंक्रीज लीडिंग टू मोर इंडिविजुअल सीकिंग जॉब्स। दैट जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी बट उस लेवल पे अगर इंडस्ट्रीज ग्रो नहीं कर पाएंगी तो क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट जो है टाइम के साथ बढ़ता चला जाएगा। यानी कि हमारी लेबर फोर्स तो इंक्रीज होगी बट हमारी वर्क फोर्स उतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बर्स्ट हो जाएगा ना, बहुत सारे लोगों को ज़रूरत होगी काम की, तो ऑल ऑफ सडन गवर्नमेंट भी इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर सकती है काम को, और ये चीज़ हमें समझनी होगी। सो ये भी एक रीज़न है। इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। उसके अलावा इसका रीज़न होता है स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज़। यानी कि यार इंडस्ट्रीज़ की अगर ग्रोथ बहुत स्लो है ना, तो वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी कम क्रिएट करेगा। कैसे? जैसे कि अगर कोई इंडस्ट्रीज़ है वो आज से 50 साल पुरानी टेक्नोलॉजी को लेकर काम कर रहा है, तो यार इट मीन्स वर्क अपॉर्चुनिटीज़ वो नहीं दे पा रहा है ना? क्यों? क्योंकि वो उसी घिसे पिटे मशीनरी से काम कर रहा है, वही 50 साल पहले जो मशीनरीज चलती थी उसी पर काम हो रहा है। उस इंडस्ट्री की ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, और अगर उस इंडस्ट्री की ग्रोथ नहीं होगी इट मीन्स वो और ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट ही नहीं कर पाएगा लोगों के लिए, और अगर जॉब्स क्रिएट ही नहीं होगी तो क्या होगा? जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का चार्ट है वो बढ़ता चला जाएगा। तो ये भी एक हमारा रीज़न हो गया दैट स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज कैन हैपन ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स सच एज लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज, इनएफिशिएंसी और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडस्ट्रीज आर द बैकबोन ऑफ जॉब क्रिएशन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ना, कोटेशंस वाली लाइन के अकॉर्डिंग मैंने बिल्कुल ये लिखा है दैट इंडस्ट्रीज आर द बैकबोन ऑफ जॉब क्रिएशन। दैट जो इंडस्ट्रीज होती है, बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब होती है ना, वो जॉब क्रिएशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, बिकॉज वो जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगी ना उतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोजीशंस पे वो लोगों को हायर करेंगी। बट अगर एक इंडस्ट्रीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, वो आज की टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ नहीं कर रही हैं, और भी बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनएफिशिएंसीज होती हैं इंडस्ट्रीज़ में, उन पे अगर वो लोग वर्क नहीं करते हैं तो उनकी जो प्रोडक्शन है वो टाइम के साथ गिरती जाती है, जिसकी वजह से उन्हें रिडक्शन करना पड़ता है। रिडक्शन किस में करना पड़ता है? अपने वर्क फोर्स में, यानी कि अपने मतलब लेबर्स जो वर्कर्स हैं उनके नंबर्स को घटाना पड़ता है, और उसकी वजह से जो लोग अभी तक वर्किंग थे बट उन्हें कंपनी ने निकाल दिया है, वो भी किस में अब आ गए हैं? बेरोज़गारी में, अनएम्प्लॉयमेंट के रेट में। तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें जानने को मिलती हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की डेक्लाइन, यानी कि
उनके मतलब जैसे जैसे हमारा जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, कॉटेज वगैरह जो पहले के टाइम पे बहुत चलते थे, तो उनमें ना लेबर वर्कफोर्स का यूज़ बहुत होता था, ठीक है। उनमें मतलब जैसे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, वी ऑल नो दैट हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ में जो एक मतलब एक लेबर है, एक जो इंसान है, वो बिल्कुल बारीकी का काम करता है ना, बारीकी से वो कढ़ाई कर रहा है किसी कपड़े पे, और इतना मेहनत का काम होता है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ में, वो पहले के टाइम पे होता था। और बहुत लार्ज क्वांटिटीज़ में प्रोडक्ट बनाए जाते थे जो हैंडीक्राफ्ट होते थे। बट आज के टाइम में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। क्यों? क्योंकि यार आप लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, थोड़ी कॉस्टली आती हैं जो हमारी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है वो कॉस्टली आती है, जिसकी वजह से लोग जनरली उसको अवॉइड करते हैं। ऐसा नहीं है खरीदते ही नहीं है, खरीदने वाले खरीदते हैं, बट उसकी डिमांड मार्केट में उस लेवल पे नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ रहा है। आज से 50 साल पहले जो लोग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ में थे वो लेबर वर्कफोर्स होता था, उसमें मशीनरीज़ का यूज़ बिल्कुल नहीं होता था। बट आज के टाइम में यार वो लोग बेरोज़गार बैठे हैं, उनके पास काम ही नहीं है, वो चीज़ बना ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास आगे से डिमांड नहीं आ रही उस चीज़, है ना। क्यों? क्योंकि हम लोग आज के टाइम में मशीन मेड प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट है ना। तो ये भी रीज़न है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, कि पुराने टाइम में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा थी, जिसमें मशीनों से काम कम होता था और इंसान काम ज़्यादा करते थे। इस वजह से लोगों को ज़्यादा काम करवाने के लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती थी। लेकिन आज के टाइम में क्या है, मशीन्स आ गई हैं, मशीन्स को रन करने वाले इंसान चाहिए जो मशीन की नॉलेज रखते हो, वो इंसान चाहिए वो। और उसकी वजह से क्या हो गया, हमारा जो काम है, मतलब काम तो हमारा इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन जो हमारी वर्क फोर्स है वो रिड्यूस हो गई है, घट गई है, ड्यू टू द डेक्लाइन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, जिसकी वजह से जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ रही है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट रीजंस है जिसको हम बोल सकते हैं कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा भी हमारा है डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम, यानी कि यार हमारी एजुकेशनल सिस्टम में ना, मैंने कहीं ना एक बहुत ही मस्त कमेंट देखा था किसी का, दैट उसने लिख रखा था डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम, मतलब कि हमारी इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में ना 2 ही चीज़ की कमी है, एक एजुकेशन और एक सिस्टम। और ये कमेंट मुझे अभी तक याद है, लिटरली ये कमेंट मेरे को ना एकदम रियलिटी को हिट करने वाला लगा था। दैट यार हमारा जो करिकुलम है ना आज के टाइम में भी थ्योरी बेस्ड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्किल बेस्ड। यानी कि यार बहुत ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है जो बहुत हाई क्वालिफाइड लोग होते हैं, जिनको बहुत नॉलेज होती है, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बैचलर्स कंप्लीट कर ली, मास्टर्स कर ली, बट स्टिल यार उनको जॉब नहीं मिलती है ना। या फिर जिस फील्ड में वो ग्रो करना चाहते हैं उसमें ग्रो नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यार हमारे एजुकेशन सिस्टम में ना आज भी स्किल बेस्ड कोर्सेज की कमी है, और बहुत भारी कमी है। गवर्नमेंट को इस पर वर्क करना चाहिए, बिकॉज आज के टाइम पे सिर्फ थ्योरी काम नहीं आएगी। थ्योरी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बट थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ स्कूल्स में ऐसा स्टार्ट हो गया है, स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को दी जाती है, बट कहीं ना कहीं अभी भी इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यार थ्योरी वाली नॉलेज ठीक है, मैं मतलब हम कोई चीज़ कर रहे हैं, हमने उसके बारे में पढ़ लिया, जान लिया, बट जब तक हम उसको एक्चुअल में एग्जीक्यूट करते हुए नहीं देखेंगे या फिर खुद उसको करके नहीं देखेंगे, तब तक हमें समझ नहीं आएगा ना। जैसे जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, मैं सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की नहीं बात कर रही हूँ, गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऐसे हैं जो ना बच्चों को थ्योरेटिकल नॉलेज दे देते हैं, बट प्रैक्टिकल नॉलेज उतना दे ही नहीं पाते हैं। तो वो इंजीनियर तो बन जाता है, उसको पता होता है कौन सा सिस्टम कैसे ठीक होगा, बट उसने कभी एक्चुअल में ठीक करके या फिर अप्लाई करके उस चीज़ को देख ही नहीं पाता हो। तो जब वो मार्केट में जाता है ना, तो कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू गिर जाती है। तो अब बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में वो थोड़ा ये भी हो जाता है दैट दीदी नहीं ऐसा नहीं होता, IIT वाले बच्चों के साथ तो ऐसा सीन नहीं होता। तो इट्स जस्ट माई प्रैक्टिकल, मतलब इट माई पर्सनल ओपिनियन दैट यार प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़रूरत बच्चों को आज भी है। तो गवर्नमेंट को हमारे एजुकेशन सिस्टम में और सुधार लाना चाहिए। वैसे तो हमारा न्यू एजुकेशन सिस्टम आया है जो बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीज़ उसमें इंक्लूड की गई है, बट स्टिल आज के टाइम में प्रैक्टिकल नॉलेज हो गया, स्किल बेस्ड कोर्सेज हो गए, इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। लाइक डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिटिक्स, इस टाइप के कोर्सेज को स्कूल में लाना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए दैट मार्केटिंग क्या होती है, प्रमोशंस कैसे करने हैं, इस टाइप की चीज़ों पे वर्क करना चाहिए। बच्चे भी इंटरेस्टिंगली सीखेंगे, उनको भी मज़ा आएगा। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। देन हमारा आ गया अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर। दैट यार आज़ादी के इतने सालों बाद भी हम अपने एग्रीकल्चर को उस लेवल पे डेवलप नहीं कर पाए हैं, उतना अच्छा नहीं बना पाए हैं। क्यों? क्योंकि यार आज भी हम वही घिसी पिटी पुरानी मशीन्स पे डिपेंडेंट हैं, वही पुरानी टेक्नोलॉजी से हम लोग अपनी
फार्मिंग कर रहे हैं, तो आज गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत है दैट उसमें वो इम्प्रोवाइज़ करें, अलग अलग मेथड लेके आए, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करें, ताकि हमारी एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी सुधार लेके आए, ताकि हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी इम्प्रूवमेंट हो सके। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ आउटडेटेड मेथड्स, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, और एग्रीकल्चर भी हमारा बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाया है। मतलब आप अगर देखो ना, तो जो मतलब डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत प्रॉफिटेबल माना जाता है, बट इंडिया में बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जिनका कहना है यार हम नहीं कमा पा रहे हैं इससे कुछ, इसीलिए तो इंडिया में इतने ज़्यादा सुसाइड केस बढ़ गए हैं फार्मर्स के। अगर आप कोई डाटा देखते हो फार्मर सुसाइड का, तो वो बहुत हाई रेट है। तो इट मीन्स फार्मर्स को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, और एट द एंड वो डेथ ट्रैप में फंस के सुसाइड जैसी गलत चीज़ को करते हैं। बिल्कुल गलत स्टेप है ये, किसी को नहीं लेना चाहिए। बट अगर आप डाटा रीड करते हो तो आपको पता चलेगा दैट एक्चुअल में ये चीज़ें हो रही हैं। सो इन सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए, बिकॉज यही मेन कॉजेज़ हैं बेरोज़गारी के, अनएम्प्लॉयमेंट के। चलो, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम जानते हैं दैट इसको सुधारा कैसे जा सकता है, यानी कि इसके मेजर्स क्या हो सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हो गया एनकरेजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। ये ना रेमेडियल मेजर्स बड़े सिंपल से हैं, मतलब जो तुमने कमियां पढ़ी है ना कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, उसका जस्ट अपोजिट है। जैसे कि स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ है, तो उसको फास्ट करने के लिए क्या करना होगा? हमें अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना होगा, मॉडर्न इक्विपमेंट्स को लाने होंगे, टेक्नोलॉजीज़ को एक्सेप्ट करना होगा, है ना। तो वो किस में आ जाएगा? हमारा एनकरेजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ में, है ना। टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, पॉलिसी शुड फोकस ऑन बूस्टिंग इंडस्ट्रीज़। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी होंगी। पॉलिसीज शुड फोकस ऑन बूस्टिंग इंडस्ट्रीज़, तो हम ये सारे स्टेप्स लेंगे। जैसे हम अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने पे वर्क करेंगे, हम मॉडर्न इक्विपमेंट्स को लाएंगे, है ना, हमारे जो लेबर हैं उनको स्किल प्रोवाइड करेंगे, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। देन हमारा आ जाता है स्किल डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल रिफॉर्म। दैट एजुकेशनल रिफॉर्म और स्किल बेस्ड कोर्सेज को बढ़ावा देना चाहिए। मैंने अभी बोला ना दैट जस्ट उसका अपोजिट है। उसमें जो कमियां हैं, अगर हम उन कमियों को ही सुधार दें तो हमारा मतलब जो पेस है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ की, उसको हम तेज कर सकते हैं, एज वेल एज जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसको भी रिड्यूस करने का काम कर सकते हैं। देन एम्फेसाइजिंग ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग, टेक्निकल स्किल्स एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। तो ऐसे इस टाइप के हमें वोकेशनल ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स चलाने चाहिए, जिसमें बच्चों को स्किल बेस्ड चीज़ों के बारे में ज़्यादा बताया जाए, उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाए, वो किसी कंपनीज फर्म के साथ काम करे 6 महीने साल भर, एक्चुअल एक्सपीरियंस गेन करे। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होगा, उनमें बेसिकली एक एक्सपीरियंस गेन करेंगे, उनके जॉब के चांसेस इंक्रीज़ होंगे, वो प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे तो उन्हें एक्चुअल में मार्केट का हाल पता चल पाएगा। तो ये सारे बेसिकली मेजर्स होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के। देन हमारा आ गया पॉपुलेशन कंट्रोल। देखो मैंने बताया ना, वहाँ हमने क्या पढ़ा था कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या रीज़न है, अनएम्प्लॉयमेंट का, और यहाँ उसका बिल्कुल उल्टा। दैट अगर हमने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल कर लिया तो क्या होगा, हम लेबर सप्लाई को बैलेंस कर पाएंगे, है ना। मतलब अभी के टाइम पे एक काम को करने के लिए 50 लोग खड़े हैं, लेकिन ज़रूरत कितने की है, 5 की, 6 की। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो है। तो अगर हम पॉपुलेशन कंट्रोल कर ले तो क्या होगा, एक काम को करने के लिए 10 लोग हैं, चलो मैं 10 को नहीं ले सकता, मैं 5-6 को तो ले सकती हूँ ना, है ना। या फिर किसी भी कोई भी फर्म है वो 10 एम्प्लॉयज़ को नहीं ले सकता, बट वो 5-6 को तो ले सकता है। तो अगर हम पॉपुलेशन कंट्रोल कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, है ना। तो इन सारी चीज़ों को भी हमें ध्यान रखना है। देन आ गया एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स। दैट एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स चलानी चाहिए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिल सके। अब ये मनरेगा में मैंने ना लास्ट क्लास में भी पूछा था, तो ये तो सबको याद होगा दैट ये कितने में बना था, 2005 में। बट अब मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी ये बता दो दैट 2005 में मनरेगा से पहले इसका नाम क्या था। थोड़ा सा चेंज नाम था और मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अब देखती हूँ कौन कौन ध्यान से लेक्चर सुनता है ना। तो 2005 में ये जो मनरेगा आया था, हमारा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसने रूरल एरियाज़ में 100 डेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करी। तो ये काफ़ी अच्छी स्कीम थी ना, दैट लोगों को यार 100 दिन का रोज़गार मिल रहा है, बहुत बढ़िया है। वैसे तो गवर्नमेंट को ऐसा कुछ करना चाहिए कि उनको साल भर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके और परमानेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिले उन्हें, बट स्टिल ये रूरल एरियाज़ के अकॉर्डिंग काफ़ी बेस्ट स्कीम थी। दैट हम आपको 100 दिन का काम देंगे और अगर बाय चांस हम नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं तो हम आपको क्या देंगे, सैलरी दे देंगे। तो ये एक अच्छा स्टेप था गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस टाइप के स्कीम्स को रूरल एरियाज़ में लागू करना चाहिए। हमारे जो अर्बन एरियाज़ है वहाँ पे स्किल बेस्ड कोर्सेज़ की शुरुआत करनी चाहिए ताकि लोग प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर सकें एंड मार्केट में एंटर कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं।
तो हमने ये भी पढ़ लिया दैट हम कैसे उसमें सुधार ला सकते। सो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड जो कि है जॉबलेस ग्रोथ के बारे में। देखो जॉबलेस ग्रोथ का मतलब होता है दैट किसी भी कंट्री की जीडीपी तो इंक्रीज हो रही है। आप जान लो जीडीपी क्या होता है, वैसे तो मैंने बहुत बार बताया है बट कोई नहीं, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, मैं तुम्हें दोबारा बता देती हूँ। देखो जीडीपी का मतलब होता है किसी भी कंट्री में कितना गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग अ ईयर प्रोड्यूस हुआ है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। फॉर एग्जाम्पल मान लो दैट हमारी कंट्री एक कार बना रही है, उस कार की वैल्यू क्या है 10 लाख रुपए है, ठीक है। तो अगर हमने एक साल में 10 गाड़ियाँ बना दी तो इट मीन्स वैल्यू कितनी हो गई 10 लाख रुपए हो गई। इट मीन्स हमारी जीडीपी क्या हो गई 10 लाख हो गई। बस तो बहुत ज़्यादा है, 10 लाख मत समझना, मैं जस्ट तुम्हें एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ दैट जीडीपी क्या होता है। तो जिस मतलब जीडीपी का मतलब होता है दैट एक साल में हम किसी भी कंट्री ने कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया है और उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, मॉनेटरी वैल्यू क्या है, ठीक है, उसको उसका पैसे में कितना वैल्यू बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं जीडीपी बोलते हैं। अब जॉबलेस ग्रोथ से ये कैसे कनेक्टेड है वो भी जान लो। देखो अगर किसी कंट्री की जीडीपी कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है, बहुत बढ़िया बात है। जीडीपी बढ़ने का मतलब है कि उस देश में जो गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज हुई है। अब तुम बोलोगे दीदी ये तो बहुत अच्छी बात है ना दैट प्रोडक्शन बढ़ी है, इट मीन्स रोज़गार भी बढ़ा होगा क्योंकि प्रोडक्शन करेंगे तो इंसान ही ना, सही सोच रहे हो। लेकिन क्योंकि हम लोग 2024 में हैं इसीलिए हमारे पास बहुत सारी मॉडर्न इक्विपमेंट्स है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ है और आज की नई नई मशीनरीज है जिसको यूज़ करके हम लोग 100 लोगों का काम रिड्यूस कर सकते हैं 20 लोगों में। इससे क्या होगा, इससे होगा दैट हमारा प्रोडक्शन तो बढ़ेगा लेकिन हमारी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो ऑटोमेटिकली गिर जाएगी। यानी कि अभी अगर मुझे किसी चीज़ में 100 वर्कर्स लग रहे हैं और वहीं मैंने एक महंगी बढ़िया मशीन डाल दी तो उसी काम को अब करने में मुझे सिर्फ और सिर्फ 20 लोग लगेंगे। इट मीन्स मैंने अपने बिजनेस में प्रोडक्शन तो बढ़ा ली गुड्स एंड सर्विसेज की, लेकिन जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी वो मैंने नीचे कर दी और इसी चीज़ को बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ, है ना। इजी दैट जीडीपी तो बढ़ रहा है लेकिन जीडीपी बढ़ने का मेन रीज़न क्या है, मॉडर्न इक्विपमेंट्स टेक्नोलॉजीज़, जिसके वजह से जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय या नंबर ऑफ वर्कर्स है वो रिड्यूस हो गए हैं। यानी कि जीडीपी बढ़ गया और अनएम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो हमारी डिक्रीज़ हो गई। इसी सिचुएशन को बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। देखो जैसा मैंने बोला है ना बिल्कुल सेम वैसे डेफिनेशन बनाई है। It refers to an economic scenario where a country's economy grows in the terms of GDP, but this growth does not generate sufficient employment opportunities. और ये किस वजह से GDP बढ़ रहा है, ड्यू टू ऑटोमेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज लीडिंग टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस। यानी कि उस देश की जो GDP है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ रीजन्स की वजह से बढ़ रही है लेकिन जो नंबर ऑफ वर्कर्स है वो रिड्यूस हो रहे हैं, है ना। और इसी को हम बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार बना रही हूँ मैं, एकदम इसको पढ़ के जाना बढ़िया तरीके से। और नोट्स तुम लोगों को मिल गए हैं, आराम से लिखो पढ़ो और अच्छे नंबर लेके आओ, है ना। 100 में से 100 लेके आना है हमें इकोनॉमिक्स में। ठंडे तो नहीं पड़ गए, अब ठंडा बिल्कुल नहीं पढ़ना। अभी लास्ट स्लाइड बची है जिसमें हम स्टार क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये हमने हमारा ये टॉपिक भी कवर कर लिया। अब आते हैं हमारे स्टार क्वेश्चंस में। देखो स्टार क्वेश्चंस में ना बिल्कुल ये क्वेश्चन तो एकदम गांठ बांध लो दैट ये तो आने ही आने एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो सबसे पहले मुझे ये बताओगे तुम लोग दैट लेबर फोर्स में और जो हमारा वर्क फोर्स है इसमें डिफरेंस क्या होता है। मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक यही एक्सप्लेन करा है। अब तो मुझे एक बढ़िया सा आंसर फ्रेम करके दे देना, ठीक है। कॉपी उठाओ और आंसर लिखना शुरू करो। और अगर किसी में डाउट हो दैट दीदी ये नहीं हो रहा है कमेंट सेक्शन में बता देना, तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा दैट अनएम्प्लॉयमेंट के रीज़न क्या है इंडिया में, हम मतलब कॉजेज़ क्या है। तो अभी हम लोगों ने इतने सारे पढ़े, उसमें से कोई से भी 4, एक काम करो उनमें से कोई से भी 4 लर्न कर लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। तुम्हें मैंने ऑप्शंस भी दिए हैं, मैंने 6 करवाए हैं कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो उसमें से कोई से भी 4 पढ़ लेना, तुम्हारा काम हो जाना है आंसर फ्रेमिंग में। देन मुझे ये बताओगे दैट हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को हिडन अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बोलते हैं, ठीक है। अब इतना चीख के मैंने बताया था, इतना अच्छे से प्यार से बताया था, चीख के नहीं, दैट डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और हिडन एम्प्लॉयमेंट उसको क्यों बोला जाता है। बस जैसे मैंने बताया था वैसे ही तुमने आंसर लिख देना है और तुम्हारे फुल मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। सो ये 3 क्वेश्चन है, मैं साइड हो जाती हूँ, देख लो जो तुम्हें होमवर्क में करके लेके आने हैं, है ना, मज़ेदार क्वेश्चन। सो ये कर लेना, तुम्हारे 100 मार्क्स की तैयारी मैं करवा रही हूँ और साथ में प्रैक्टिस भी आप लोगों की होती रहेगी।
सो अब हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।